नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। इस बार का जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सेशन रहा। ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, दोनों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी गई थी दोनों से कि ये लोग इस बार सही मुद्दे उठाएंगे, सही टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ये पूरा पार्लियामेंट का सेशन सिर्फ हल्ला मचाने में ही खत्म हो गया। यहां से हमले होते थे और यहां से हम लोग को डिफेंड करने में ही पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया। जितनी भी पॉइंट्स ऑपोजिशन ने रेज की, पहली बार तो हमारे देश में पिछले 10-11 साल में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आया। लोगों ने सोचा कि चलो ये अच्छा है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और ऑपोजिशन मजबूत होने के कारण वो अच्छे सवाल पूछेंगे, अच्छी बातों को पार्लियामेंट में रखेंगे, जो जनता की मांग है उसको रखने में कामयाब होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये पूरा ऑपोजिशन इस बार सिर्फ चिल्लाने में और वेल में उतर के शोर मचाने के अलावा और कोई काम करता नजर नहीं आया। इस बार जितने भी पॉइंट्स ऑपोजिशन ने रेस किए वो कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध में ही पड़ गए। जितने भी पॉइंट्स उन लोग रेस किए उसमें से एक भी पॉइंट को सही साबित वो करने में कामयाब ही नहीं हुए। कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये पूरा जो सेशन हुआ पार्लियामेंट का, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ये याद दिलाने में लगा दिया गया कि आप अयोध्या की सीट हार गए। आप राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या की सीट हार गए। इसीलिए अखिलेश यादव जी जब सेशन में आए तो वो अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ के लेके उनको अंदर लेके आए, वो अपने बगल में उन्हें बैठाया और उन्हें प्रॉम्प्ट करते रहे पूरे सेशन में कि अब ये बोलो वो बोलो। आज मैं बहुत ही बारीकी से पूरे सेशन को देख रहा था और मैंने बहुत अच्छे से इनके पूरे भाषण को सुना और बहुत ही अच्छे से मैंने अखिलेश यादव को भी नोटिस किया कि वो किस तरह से अवधेश प्रसाद को प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि तुम ये बोलो वो बोलो, बहुत सारी चीजें। एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि इस समय जो लोग विपक्ष में बैठे हैं ये वही लोग हैं जो राम जी के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे, राम जी के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते थे। कोर्ट में अलग अलग जगह पर एफिडेविट्स दिया करते थे कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, वो उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आज उन्हीं राम का नाम भी आपको सेशन में बार बार लेना पड़ रहा है। आप आज फैजाबाद नहीं बोल रहे हैं, आप आज अयोध्या बोल रहे हैं। चाहते ना चाहते आपने बीजेपी की विचारधारा को ही जिता दिया है। अब आपने जितनी बार बताया कि राम जी की अयोध्या या राम जी से जुड़े हुए जितने भी स्थानों को बीजेपी हार गई, ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है, बीजेपी को नकार दिया। बीजेपी के पास, एनडीए के पास मेजॉरिटी है, वो सरकार में अभी भी बने हुए हैं। आप लोग को होश में आना पड़ेगा कि अभी भी आप विपक्ष में ही हैं। और जिन राम जी के अस्तित्व को आप लोग नकारा करते थे, आज उनके शहरों को गिनाना पड़ रहा है आप लोगों को। तो दरअसल यहाँ पर राम जी ने आप लोग के ऊपर कृपा नहीं की है आपको सीट जिता कर अयोध्या की। दरअसल अब राम जी ने आपको दंडित किया है। अब आपको अयोध्या में आकर झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, कचरा भी साफ करना होगा, अयोध्या की जनता के आगे बार बार सर झुकाना होगा, अयोध्या में आकर राम नाम तो लेना ही होगा आपको। और आप अयोध्या में ही का, अब तो भाजपा से ज्यादा संसद में राम नाम तो विपक्ष ही ले रहा है। इस बार जब मैंने राहुल गांधी जी को लोकसभा के टाइम पर कैंपेनिंग करते हुए देखा तो मैं तो यही सोच रहा था कि इस बार जब राहुल गांधी जी लोकसभा में पहुंचेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होकर और बहुत ही फ्रंट पर रहकर यंगस्टर्स की बात करेंगे, देश के लोगों की बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर जितनी बार भी मुंह खोल रहे थे उतनी बार बीजेपी को उन्हीं के ऊपर टारगेट करने का मौका दिए जा रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बार बार राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा। देखिए राहुल जी, मैं सच कहूं तो मुझे सच में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था जब आपको नरेंद्र मोदी जी बार बालक बुद्धि कह रहे थे। मैं जानता हूं आपने अपने जीवन में बहुत तकलीफ झेला, आपने बड़ी कम उम्र में अपने दादी को मरते हुए देखा, अपने पिता को मरते हुए देखा, आपसे आपका बचपन ही छीन लिया गया था। मैं समझ सकता हूं आपके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई आपको बालक बुद्धि या पप्पू या कुछ भी कहता है तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन ऐसे समय में आप जब उसी तरह की बात करेंगे तो कोई आपको पप्पू या बालक बुद्धि क्यों नहीं कहेगा। आपने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। अग्निवीर का मुद्दा, आपको उत्तर प्रदेश में अग्निवीर के नाम पर काफी सारे वोट मिले हैं। यंगस्टर्स ने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप इसके ऊपर बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपने जो बातें सामने रखी वो बातों को आप सही भी साबित नहीं कर पाए। आपने अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिलता, उन्हें पैसे नहीं मिलते, ये बात कही। लेकिन एक शहीद अग्निवीर के पिता ने ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात कह दी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले हैं। राजनाथ सिंह जी ने तुरंत आपकी बात का खंडन कर दिया। आप अपनी एक बात पे सही साबित नहीं हुए। आपने तमाम हिंदुओं को हिंसा करने वाला कह दिया और आपको लगता है कि हिंदू समाज आपको इतनी आसानी से माफ कर देगा। ये 2014 के पहले वाले हिंदू नहीं हैं जिन्हें रियलाइजेशन ही नहीं था कि उनका सिविलाइजेशन क्या है या वो किस परंपरा से बिलोंग करते हैं। हिंदुओं में इस समय एक अलग लहर है, वो अपने कल्चर को लेकर, अपनी सभ्यता को लेकर सेंसिटिव हैं और होना भी चाहिए।
और अगर ऐसे समय में देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को आप हिंसा करने वाला कह देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपसे प्यार करेंगे, हिंदू आपसे प्यार करेंगे? आपने संसद में बार बार बीजेपी को कहा कि आप अयोध्या की सीट हार गए। आप ही लोग बार बार कोर्ट में जाके कहते थे कि राम काल्पनिक है। आप ही के कांग्रेस के वकील कोर्ट में खड़े होकर राम जी के खिलाफ केस लड़ा करते थे। ये आप भूल गए और आज आपको राम नाम लेना ही पड़ रहा है। राहुल जी, आपने संसद में महाकाल की तस्वीर दिखाई, महाकाल के सामने आप जनेऊ पहन के गए थे। जनेऊ पहन के हो सकता है आपको काफी सारे हिंदुओं के वोट मिल जाए, लोग आपको पसंद कर लें, लेकिन महाकाल सबकी रियलिटी जानते हैं। वो समय के साथ खेलना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, महाकाल का त्रिशूल मध्य प्रदेश में ऐसा घुमा कि आपका सुपड़ा साफ हो गया। वहां पर नकुलनाथ की सीट भी आप लोग नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास चली गई और आप उन्हीं महाकाल की तस्वीर लेके आ रहे थे। आपको मध्य प्रदेश में आत्ममंथन करना होगा। दरअसल हमारे देश में इस समय जो विपक्ष है उसके पास बहुत अच्छी ताकत है। आज पूरे सेशन में देखा गया कि विपक्ष आके हल्ला मचाता रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना भाषण देते रहे, उन्होंने अपनी पूरी स्पीच कंप्लीट की। दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग सिर्फ चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इससे आप लोग को हासिल क्या हुआ? आपका कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। संसद बंद नहीं हुई, संसद चली, लेकिन आपकी एक भी बात रिकॉर्ड पर नहीं गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात जो आप लोग चाहते थे कि देश ना सुने, वो सारी की सारी बातें ऑन रिकॉर्ड चली गई और उसके रील्स, उसके पोस्ट, उसके वीडियोस अब भारत का हर एक व्यक्ति सुन रहा है। तो विपक्ष का जो आवाज़ थी वो पहले भी नहीं सुनी जाती थी और अब भी नहीं सुनी जाती, और शायद यही हरकत हुई तो भविष्य में भी नहीं सुनी जाएगी। और इसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे, क्योंकि आप लोग ने तो कुछ कहा ही नहीं। आप लोग ने सिवाय शोर मचाने के इस पूरे सेशन में तो कोई काम किया ही नहीं। आपसे उम्मीद थी कि आप जायज़ सवाल पूछेंगे, जनता की बात करेंगे, लेकिन आपने वो छोड़कर बाकी सारे काम किए। दरअसल विपक्ष को इस खुशफहमी से बाहर आना होगा कि आप लोग सत्ता जीत चुके हैं। आप लोग सत्ता जीते नहीं, अभी उसमें बहुत समय लगने वाला है। आप अभी भी विपक्ष में हैं, 10 साल से आप विपक्ष में हैं और आगे पता नहीं आपको कितना समय इस विपक्ष में बिताना पड़ सकता है। दुर्भाग्य है कि आपको अब तक विपक्ष की जिम्मेदारियां नहीं समझ में आ रही। आप लोग सिर्फ हल्ला मचाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर यही हरकत आगे भी आप लोग की जारी रही तो हो सकता है जनता जो आप पर विश्वास दिखाई है, इस बार जो थोड़ा बहुत विश्वास जागा है, आपकी सीट में बढ़ोतरी हुई है, वो सर्र से नीचे ना आ जाए। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेंद्र मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।